नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीक डेमोक्रेसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीक डेमोक्रेसी का शुरुआत होता है 507 बीसी से। वहाँ पे जो एक एथेनियन लीडर थे क्लेस्थेनस, उन्होंने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम दिया डेमोक्रेसिया। ये दुनिया का सबसे पहला नॉन डेमोक्रेसी है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी था और आज के मॉडर्न युग में हमारे जो इंडिया में डेमोक्रेसी है उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें अभी फिलहाल के दुनिया वर्ल्ड में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज होता है। अब बात करते हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था उसमें उन्होंने 3 सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। सबसे पहला द इक्लेसिया, जिसको हम लोग लॉ बॉडी के नाम से जानते हैं। सेकेंड द बॉल, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जानते हैं। और थर्ड द डिकास्टेरिया, जिसको हम लोग कोर्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द इक्लेसिया के बारे में कि इक्लेसिया क्या था। तो इक्लेसिया एक सोवरेन गवर्निंग बॉडी था। कोई भी एडल्ट मेल सिटीजन इक्लेसिया के होने वाले मीटिंग को ज्वाइन कर सकता था। और जो इक्लेसिया का मीटिंग होता था वो साल में लगभग 40 बार होता था। एक साल में 40 बार इक्लेसिया की मीटिंग होती थी और मीटिंग में डिसीजंस लिया जाता था वार के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और वहाँ के जो लॉ थे उनको फिर से रिवाइज किया जाता था या नए लॉ की जरूरत है तो लॉ लिखा जाता था और अप्रूव या कंडेम किया जाता था कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स को। यानी कि इसको हम लोग बोलते थे ऑट्रासिज्म। ऑट्रासिज्म ये था कि जो इक्लेसिया था वो किसी भी व्यक्ति से 10 साल के लिए उसके वोटिंग के अधिकार को छीन सकता था। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते थे ऑट्रासिज्म। तो इसके बारे में भी इक्लेसिया के मीटिंग में ही डिसाइड होता था कि इनको वोटिंग का अधिकार जो है वो छीनना है या नहीं छीनना है। और जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया जाता था वो सिंपल मेजोरिटी वोटिंग के आधार पे लिया जाता था। सिंपल मेजोरिटी वोटिंग का मतलब ये है कि जितने भी लोग वहां पे मौजूद रहते थे उनमें से जो भी मेजोरिटी वोटिंग जिस टॉपिक पे होगा उसको मान्यता दिया जाता था। बेसिकली होता ये था कि एक मीटिंग में लगभग 5000 लोग वहां पे मौजूद रहते थे। 5000 लोग वहां पे पहुंच पाते थे मीटिंग में और बाकी जो मेल सिटीजन्स थे वो बाकी कामों में व्यस्त रहते थे और वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाते थे। जो सेकेंड इंस्टीट्यूशन था वो है हमारा बॉल। तो बॉल जो है वो 500 लोगों का एक ग्रुप था। जो एथेनियन में 10 ट्राइब थे उनमें से हर ट्राइब से 50-50 मेंबर्स जो है वो चुन के आते थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1 साल का था। 1 साल के बाद फिर से नए मेंबर चुन के आते थे द बॉल में। और बॉल जो है उनकी मीटिंग हर रोज होती थी। इनका काम ये था कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे उनको ये लोग सुपरवाइज करते थे और जो भी नेवी के शिप्स थे या आर्म्ड हॉर्सेस थे वो लोग इनके इंचार्ज थे। ये दूसरे शहर से यानी सिटी स्टेट से आए हुए एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी डील करते थे। और सबसे खास फंक्शन इनका ये था कि ये जो हर रोज मिलते थे तो ये लोग ये डिसाइड करते थे कि इक्लेसिया के सामने अब कौन सा मैटर जाना चाहिए। और इनका सबसे मेन मुद्दा यही था कि ये लोग इक्लेसिया को बोलते थे कि आपको कौन सा मैटर उठाना चाहिए और ये लोग रोज मीटिंग करते थे। जो इक्लेसिया के मेंबर्स थे उनका कोई इलेक्शन नहीं होता था। ये एक लॉटरी के माध्यम से चुन के आते थे और हर साल ये लॉटरी दिया जाता था। हर साल लॉटरी के माध्यम से ही लोग चुन के आते थे क्योंकि इनका जो वैलिडिटी था वो 1 साल के लिए ही था। 1 साल के लिए ही ये मेंबर बनते थे। 1 साल के बाद अगर इनको मेंबर बनना है तो फिर से लॉटरी खरीदना पड़ेगा और ये लॉटरी में अगर जीतते हैं तो ही इनको मेंबरशिप दिया जाता था। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो हो सकता है कि जो मेंबर जीत के गए हैं वो गवर्नमेंट के ही चीज़ों का उपयोग करके अपने आप को इंरीच करे और वही लोग बार बार जीत के आए। इसीलिए वहाँ पे लॉटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई भी करप्शन
ना हो पाए। अब बात करते हैं डिकास्टेरिया के बारे में। डिकास्टेरिया को वहां का कोर्ट माना जाता है। वहां पे बात ये था कि वहां पे कोई भी पुलिस नहीं था, तो जो भी लोग थे वही लोग मुद्दा उठा के लाते थे कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड करता था कि इसका क्या सुनवाई होना चाहिए। खास बात ये था कि वहां पे ऐसा कोई कानून नहीं था जो ये बताए कि कौन सा मुद्दा डिकास्टेरिया में आना चाहिए या कौन सा मुद्दा डिकास्टेरिया में नहीं आना चाहिए। डिकास्टेरिया का मतलब है कोर्ट। कोर्ट के जज थे वो भी लॉटरी के माध्यम से चुने जाते थे और उनका एज ग्रुप जो था वो 30 साल से अधिक का होता था। इनको काम के लिए अपने पैसे दिया जाता था, लेकिन पैसा उतना भी नहीं दिया जाता था, कुछ खास पैसा नहीं दिया जाता था। एरिस्टोटल बोलते हैं डिकास्टेरिया के बारे में कि जो डिकास्टेरिया है वो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनका मानना है कि डिकास्टेरिया के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि वहां पे कौन से लोग वोट कर सकते थे। तो इस बारे में बोला ये जाता है कि जो वहां के प्योरली एथेनियन सिटीजन्स थे। प्योरली एथेनियन सिटीजन का मतलब है कि जो एथेन थे वहां पे अलग अलग सिटी स्टेट्स के लोग भी रहते थे, कुछ स्लेव्स भी रहते थे, और वहां के कुछ प्योरली सिटीजन्स थे जो एथेंस के ही थे, एथेंस में ही रहते थे। सिर्फ वही लोग वोटिंग कर सकते थे और उनका एज ग्रुप जो है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे वोटिंग का अधिकार सिर्फ मेल्स को दिया गया है और ओनली एथेनियन मेल्स, प्योरली एथेनियन मेल्स ही वहां पे वोटिंग कर सकते थे। ओमेन को वोटिंग का अधिकार एथेंस में नहीं दिया गया था। यानी जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी थी ग्रीक की, उसमें हमें ओमेन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। 460 बीसी आते आते जो वहां के जनरल थे, जनरल पेरिकल्स, उनके अंडर में जो एथेनियन डेमोक्रेसी था वो इवॉल्व होना शुरू हो गया था एरिस्टोक्रेसी की तरफ। जो जनरल का वहां पद होता था वो इलेक्टेड होता था। तो ये लोग अब आगे बढ़ रहे थे एरिस्टोक्रेसी की तरफ जनरल पेरिकल्स के टाइम में। हालांकि माना यह जाता है कि चूंकि जो डेमोक्रेसी थी वो एथेन में सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन ये हमारे मॉडर्न टाइम में बहुत सारी चीज सिखा के गई और आज भी बहुत सारी चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती है हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट करें। हम आशा करते हैं कि आपको समझाने में हम समर्थ हैं। थैंक यू।